तो अब हम शुरू कर रहे हैं हाउ टू गेट वंडरफुल रिजल्ट्स यूजिंग द रिपर्टरी। रिपर्टरी क्या है ये तो सब जानते हैं, बताओ क्या जानते हैं? जो भी तक पहुंचते हैं, जो भी पेशेंट सिम्टम्स अपने को बताता है उसके अकॉर्डिंग एक पर्टिकुलर से वो रूब्रिक बनाकर उसको एक करेक्ट मेडिसिन तक पहुंचना जो पेशेंट की। ठीक है, गलत नहीं है जो आपने बोला। रिपर्टरी मेरे जो सेंस में रिपर्टरी मींस करेक्ट सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन। रिपर्टराइजेशन एक ऐसा मेथड है जिससे करेक्ट सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन होती है। रिपर्टरी कैन यू वंडरफुल रिजल्ट्स बाय हेल्पिंग द करेक्ट सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन। ठीक है, रिपर्टरी जैसे कि डेफिनेशन में अपन देखते हैं इंडेक्स ऑफ सिम्टम्स है। अलग अलग रिपर्टरी में अलग अलग तरह के अरेंजमेंट से लिखी हुई है। एक स्टोर हाउस ऑफ रूब्रिक्स है या सिम्टम्स है, और ये है डिराइव्ड फ्रॉम द होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका। सिम्टम्स पेशेंट्स के नहीं लिए, मटेरिया मेडिका के लिए इन्होंने with their corresponding medicines given in grading and systematically arranged as per its own philosophy and structure। जो भी अलग अलग रिपर्टरी का अलग अलग है। ये तो रिपर्टरी है। क्या क्या चीजें आ गई कि इसमें सिम्टम्स हैं, और सिम्टम्स पेशेंट के नहीं है। कई बार स्टूडेंट्स बोलते हैं कि ये पेशेंट के सिम्टम है। नहीं भाई, ये तो आपकी मटेरिया मेडिका के सिम्टम्स हैं। मटेरिया मेडिका के सिम्टम है और अरेंज्ड है एक टिपिकल, जो भी जिसने लिखी है उसके अपने माइंड सेट के अकॉर्डिंग, कोई रूल नहीं है। उन्होंने अरेंज कर लिया, और अरेंज करके अब कोई बहस भी नहीं करना कि इसने तो स्टोमक में ये लिया हुआ है, उसने जेनरलिटी में लिया हुआ है। अभी उसका माइंड था, आप उस पर मत जाओ। रिपर्टरी क्या क्या करती है, क्या क्या हमें इसकी यूटिलिटी है ना, जो बेसिक आपने पढ़ रखा है ना, वो तो है। मेडिसिन्स हैं इसमें, आपको सिलेक्शन में हेल्प करती है, ये है वो है। लेकिन मैं कुछ और आगे देखता हूं, वो क्या है, इससे आपकी केस टेकिंग इंप्रूव हो जाती है। केस टेकिंग कैसे इंप्रूव हो जाती है? क्योंकि मेडिकल रिजल्ट पे ना हमारा फोकस, तो रिजल्ट पे फोकस है हमारा, तो उससे पहले क्या होगा, उससे पहले केस टेकिंग तो ठीक करनी पड़ेगी। अब जैसे कोई फ्रेशर डॉक्टर होता है, वो 2-3 बातें पूछने के बाद में उसको लगता है मैं क्या पूछूं पेशेंट से। यही होता है, सबके साथ यही होता है। लेकिन जब आपने उस पर्टिकुलर रूब्रिक को रिपर्टरी में डिटेल से पढ़ा हुआ है ना, तो आपको क्वेश्चंस आने लग जाते हैं, और क्वेश्चंस जब आने लग जाएंगे तो आप सवाल करेंगे, आपकी केस टेकिंग इंप्रूव हो जाएगी। तो फर्स्ट थिंग क्या होगी कि जो केस टेकिंग में समझते हैं ना, हमें केस टेकिंग मुश्किल लगती है, तो रिपर्टरी पढ़ेंगे तो केस टेकिंग ठीक हो जाएगी। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। जो आपको एक लगता है ना, आई डोंट नो एनीथिंग, सबको ये लगता है ना, नए नए डॉक्टर बनते हैं, अरे मुझे तो आता ही नहीं है, मुझे क्या पता मैं फाइब्रोइड में क्या दवाई दूं, मुझे क्या पता मैं ड्राई कफ में क्या करूं। उनके लिए ये ब्लॉक हट जाएगा और ऑप्शन खुल जाएगा कि यस, ये रखी है ना दवाइयां, इन 40 दवाइयों में से दे दो। 40 है ना, कोई बात नहीं, 40 से 20 भी आ जाएंगी, 20 से 2 भी आ जाएंगी, और 2 में से 1 भी आ जाएगी, लेकिन 40 दवाइयां तो आ गई। तो आपके सामने ये जो एक इश्यू है ना कि मैं कुछ नहीं जानता, ये खत्म हो जाएगा। मैं कहां से शुरू करूं, ये भी खत्म हो जाएगा। और इससे आपका जो एक होम्योपैथिक प्रिस्क्रिप्शन करने के लिए अनप्रेजुडाइज्ड होना जरूरी है ना, ये शुरू हो जाता है। आपके अंदर एक ऐसी आदत शुरू हो जाएगी कि हमें सिर्फ और सिर्फ पेशेंट के अंदर स्ट्रेंज, रेयर, अनकॉमन और पिकुलियर को ढूंढना है, हमने दवाई नहीं ढूंढनी। होता क्या है, जब हम केस टेकिंग लेना शुरू करते हैं तो हमारे माइंड में दवाइयां आने लग जाती है, लेकिन मेरे माइंड में कभी भी दवाई नहीं आती है, क्योंकि मैं 80-90% हर पेशेंट को रिपर्टराइज करता ही हूं। और जो लोग भी करते हैं उन सब के भी ऐसा ही होता है कि उनके दवाइयां माइंड में नहीं आती। कितनी बढ़िया बात होगी। नहीं तो हम उसी दवाई के सिम्टम पूछने लग जाते हैं, अच्छा ऐसा है क्या, ऐसा है क्या, वो यस नो में आ जाएगा, जो कि केस टेकिंग के लिए रॉन्ग है। तो रिपर्टरी से जब आप काम करना शुरू करते हो तो आप ऑटोमेटिकली अनप्रेजुडाइज्ड ऑब्जर्वर बन जाते हो। ये 2-3 एक्स्ट्रा एडवांटेज थे जो मुझे लगता है कि रिपर्टरी से हमें मिलते हैं।
अब प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग जो स्टडी करते हैं ना, उसका मोड डिफरेंट है और हमें चाहिए कुछ डिफरेंट है, इसलिए नीड है रिपर्टरी की। हम स्टडी क्या करते हैं, एक्कोनाइट इस काम आती है, आर्सेनिक ये प्रोड्यूस करती है, अगर प्रूविंग पे चले जाएंगे तो भी। तो हमने जो स्टडी किया हुआ है वो मटेरिया मेडिका स्टडी किया हुआ है, और ऐसा पेशेंट तो बताएगा नहीं, वो एक ही दवाई का सिम्टम थोड़ी बताने वाला है, वो तो अपने सिम्टम बता रहा है कि जो उसको हो रहा है वो बता रहा है। तो हमने जो पढ़ा हुआ है वो हमारे काम इसलिए नहीं आता, यही होता है। पेशेंट तो बोल रहा है कि मुझे शाम के समय खांसी होती है, मुझे धूप में जाने से हेडेक होता है। अब पेशेंट का हेडेक ठीक हम कर नहीं पाते और हमारा हो जाता है शुरू, यही होता है। ये क्या करेंगे, रिपर्टरी इन सब चीजों का समाधान है। तो अच्छे डॉक्टर बनना है तो रिपर्टरी के मास्टर हो जाओ। जो भी महान बने हैं ना वो रिपर्टरी से बने हैं। मटेरिया मेडिका किसी को लर्न रह ही नहीं सकती, और एन नंबर ऑफ सिम्टम्स हैं किसी भी मेडिसिन के, एन नंबर है। एक एक किताब लिखी जाए सल्फर के सिम्टमों पे, ऐसा मैंने तो कभी देखी नहीं, लेकिन लोग बोलते हैं कि इतने सारे हजारों लाखों सिम्टम है इनके। तो फिर हम कैसे मास्टर होंगे जी, कभी हो ही नहीं सकते। इसलिए आपको मटेरिया मेडिका समझ लो पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर रिपर्टरी के मास्टर हो गए तो। ठीक है, अभी जिनसे बात हो रही थी ना डॉक्टर गीतांजलि, उनका ठीक है रिपर्टरी का मामला। जो भी मेरे पास आ जाते हैं ना, जो सृष्टि का भी अच्छा है, ठीक है। तो जो भी अपने मेरे संपर्क में जो लोग आ जाते हैं उनकी रिपर्टरी अच्छी हो जाती है, क्योंकि जब हमें काम करते हुए देखते हैं तो नेचुरल कि वो भी ऐसा करना शुरू कर देते हैं। तो रिपर्टरी पे मास्टर होना जरूरी है। एग्जाम्पल के रूप में कोराइजा एक्रिड, कोराइजा एग्रावेशन इन इवनिंग एंड कोराइजा बेटर इन ओपन एयर्स। आपको क्या लगता है क्या दवाई आएगी? 3 सिम्टम बोले पेशेंट ने, आप में से 5 6 लोग सब बताओ क्या लगता है जी कौन सी दवाई आ जाएगी? पल्साटिला, एलिमसिपा, यूफ्रेशिया पल्स, एलिमसिपा। अब ये फिर टाइम ज्यादा चला जाएगा, मैंने ना वो स्क्रीनशॉट लेकर रखा हुआ है, रिपोर्टाइज किया था मैंने, और मैंने पेशेंट को दवाई दी भी हुई है। फास्फोरस इज द मेडिसिन। दोबारा बोल रहा हूं, कोराइजा एक्रिड, कोराइजा एग्रावेशन इन इवनिंग, कोराइजा बेटर इन ओपन एयर, फास्फोरस इज द मेडिसिन। क्या कभी हम इस पे आ सकते हैं क्या बिना रिपर्टरी के? तो जब मेडिसिन ही हमने गलत सेलेक्ट करी है तो रिजल्ट अच्छे कैसे हो जाएंगे, पेशेंट ठीक कैसे हो जाएगा? दैट इज वाई जो मैंने शुरू में कहा, टू गेट वंडरफुल रिजल्ट्स यू हैव टू बी मास्टर ऑफ द रिपर्टरी। मास्टर वर्ड यूज कर रहा हूं, हैनीमैन की तरह ना मैं भी वर्ड्स पे पहुंच जाता हूं। हैनीमैन कैसे चुन चुन के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। शब्दों का इस्तेमाल चुन चुन के करना चाहिए, वो शब्द ही वेटेज बताते हैं। केवल पढ़ना रिपर्टरी, सीखना रिपर्टरी नहीं है, मास्टर है, मास्टरिंग द रिपर्टरी। हमें ऐसे रिपर्टरी पढ़ाई ही नहीं जाती कि हम उसको मास्टर हो जाएं। लगता है? लगता है? नहीं लगता ना? चलो, हमने रिपर्टरी का यूज अगर लेना है तो हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज चाहिए, वो है एक कंप्लीट सिम्टम। ये मुश्किल काम है ही नहीं। पेशेंट आया है अपने सिम्टम बताने के लिए, बीमार है वो क्यों नहीं बताएगा? लोग बताते हैं कि जी क्या करें, पेशेंट बताते नहीं है। पेशेंट क्यों नहीं बताएगा? वो बीमार नहीं है क्या? उसकी चीज थोड़ी ले रहे हो, कुछ उसका नुकसान थोड़ी कर रहे हो, वो तो आया है बताने के लिए। पेशेंट इज विलिंग टू टेल यू ईच एंड एवरीथिंग अबाउट हिज और हर इलनेस। सुनने वाला चाहिए, वो उठ के नहीं जाना चाहता, भेजना पड़ता है, घंटी बजा देते हैं, जाओ दवाई ले लो। हम कहते हैं जी वो तो बताना नहीं चाहता। क्यों नहीं बताना चाहेगा? पेशेंट बताना चाहता है, हमें सुनना आना चाहिए। आप अब जब अपने घर से चले थे, कितने लोग आपके सामने आए होंगे? 10 20 50 लोगों को तो सामने से यूं आते जाते देखा होगा। किसी की शक्ल बता सकते हो? नहीं ना। और अगर इनमें से
कोई दो लोग या एक आदमी भी आपको पहचाना हुआ मिलता तो आप नहीं कह दोगे उस मोड़ पे तो वो खड़ा था या खड़ी थी, उसके साथ वो भी था। कैसे पहचान लिया आपने? आपने बाकी 50 लोगों को तो नहीं पहचाना था, क्योंकि आप उसको पहले से जानते थे। तो पेशेंट की हिस्ट्री में से रूब्रिक आप तभी निकाल पाओगे जब रूब्रिक्स को जानते हो। रूब्रिक्स को जानना है, कैसे जानोगे? रिपर्टरी को पढ़ के। और पढ़ने का क्या मतलब है? पढ़ने का मतलब है रूब्रिक्स के वर्ड मीनिंग को देखना। दवाइयां नहीं पढ़नी, कुछ नहीं हासिल होगा दवाइयां पढ़ने से। शुरू में ध्यान वहीं जाएगा, अच्छा इसमें ये दवाई है, इसमें नहीं। उस दवाई से आपको कुछ भी लेना देना नहीं है। आपको केवल रूब्रिक्स को पहचानना है, जानना है, उनके साथ पहचान बढ़ानी है। ठीक है, फिर आप जब पेशेंट में वो चीज देख रहे होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यस, ये लोकेशन की बात हो गई, ये सेंसेशन हो गया, ये मोडलिटी हो गई और ये कॉन्कोमिटेंट हो गया। कंप्लीट सिम्टम यही तो है। पेशेंट बताना चाहता है, और अगर पेशेंट नहीं बताना चाहता तो आप हल्का सा प्रोब करके, जैसा कि केस टेकिंग के एफोरिज्म्स में लिखा हुआ है, हल्का सा प्रोब करना है पेशेंट को, इतने में वो खुलने लग जाता है। तो कंप्लीट सिम्टम रिपर्टराइजेशन की रिक्वायरमेंट है, एग्जैक्ट लोकेशन, सेंसेशन, मोडलिटी, और ये हर एक उसके साथ अलग अलग है। लोकेशन का मतलब हर इलनेस के अंदर अलग है। हेडेक है तो लोकेशन हो गई, लेकिन नींद नहीं आ रही तो क्या लोकेशन करोगे? कोई बात नहीं, वहां लोकेशन नहीं है, कुछ और है जो वो देख लो। वर्टाइगो में क्या लोकेशन करोगे? अर्टिकेरिया अगर कोई एक लोकेशन पे हो गया, एक्सपोज्ड अनएक्सपोज्ड पार्ट पे हो गया, या कुछ भी सिम्टम मिल गए तो लोकेशन आ गई। ठीक है, तो कहीं लोकेशन है, कहीं नहीं है। अब सेंसेशन है। सेंसेशन का मतलब एक ब्रॉड टर्म है भी, आप हर जगह सेंसेशन, प्रिकिंग, बर्निंग नहीं ले सकते। आपको कहीं कुछ मिलेगा तो कहीं कुछ और मिलेगा। कुल मिला के उस ऑर्गन की इलनेस के बारे में आपको डिटेल से मालूम होना चाहिए, और जैसे आपको मालूम हो जाएगा तो फिर आपको रूब्रिक्स यूं सामने सामने दिखाई देने लग जाएंगे। इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। एक्यूट केसेस के अंदर आपको पर्टिकुलर सिम्टम्स के ऊपर ध्यान देना है। पर्टिकुलर मीन्स जहां पेन है, जैसा पेन है, मतलब पर्टिकुलर ऑर्गन के, समझ रहे हो? और अगर इलनेस क्रोनिक है तो आपको जर्नल्स पे ध्यान ज्यादा देना है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन पे ध्यान ज्यादा देना है। ठीक है, जितनी भी रिपर्टरीज है, जो बेसिक कैंट है, कंप्लीट है, सिंथेसिस है, इन सब के जो स्ट्रक्चर है उसको पढ़ना है आपने। आगे बढ़ना है ना अभी मास्टर होने के लिए, तो क्या करना है? जितनी भी रिपर्टरीज है इनके बेसिक स्ट्रक्चर पे अपने को जाना है। और स्ट्रक्चर का पता कहां से चलेगा? रिपर्टरी के पहले कुछ पेजेस होते हैं जिनको प्रीफेज कहते हैं। मुझे लगता ही नहीं है कि किसी ने प्रीफेज आज तक किसी बुक का कोई पढ़ा होगा। क्या प्रीफेज पढ़ा कभी? आपने पढ़ा? आपने पढ़ा कभी प्रीफेज? बहुत कम पढ़ा है। पढ़ा तो है आपने प्रीफेज। प्रीफेज पढ़ना चाहिए, और प्रीफेज में ही उसकी सारी की सारी स्ट्रक्चर और बनावट के बारे में लिखा होता है। रिपर्टरी का तो बहुत ही जरूरी है, मैथमेटिक्स का भी जरूरी है। मैं तो हर एक किताब का प्रीफेज पढ़ता हूं। तो प्रीफेज को जब पढ़ेंगे तो आपको आइडिया होगा कि ये रिपर्टरी कैसी है। जैसे जो अपनी कंप्लीट रिपर्टरी है, सिंथेसिस है या कैंट है, ये जनरल टू पर्टिकुलर वाली है। ठीक है, बोरिक रिपर्टरी जो है ये पैथोलॉजी के ऊपर बेस्ड रिपर्टरी है। अल्फाबेटिकल रिपर्टरीज है, मर्फी है और अपना फाटक रिपर्टरीज है, ये अल्फाबेटिकल रिपर्टरी है। यहाँ कोई चैप्टर हेड वगैरह कुछ ही नहीं है, एक साथ चला हुआ काम। सभी रिपर्टरीज के अपने अपने डिफरेंट चैप्टर्स हैं। कोई फिक्स रूल नहीं है कि ये किस चैप्टर में आएगा। क्रेविंग अवर्जन कहीं जनरलिटी में है, तो कहीं स्टोमक में है, तो कहीं एब्डोमेन में है। हमें और भाई इसने यहाँ कैसे दे दिया, इसने यहाँ कैसे दे दिया, इसकी मर्जी है। जैसे ने लिखी है रिपर्टरी, उसकी मर्जी है, उसने जहां दे दिया हो। आपको जहां है वो ध्यान होना चाहिए। और आप सारी रिपर्टरीज पे हाथ मत आजमाओ, बल्कि शुरुआत करो जो दुनिया की सबसे छोटी रिपर्टरी है उससे।
सबसे छोटी रिपॉर्टरी कौन सी है? उससे भी छोटी है बोगर, ठीक है। बोगर रिपॉर्टरी मैंने जो देखी, हो सकता है उससे भी कोई छोटी हो, सबसे छोटी है, लेकिन बोरिक बिल्कुल छोटी भी नहीं है और अच्छी रिपॉर्टरी है। तो छोटी रिपॉर्टरियों को जब आप सीख लेते हो तो आप उस तरह से हो जाओगे जैसे कि आपने एक पौंड में तैरना सीख लिया हो। अब आप समुद्र में जाओ तैरने के लिए, मोती निकाल के लेके आओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शुरुआत आपको करनी पड़ेगी छोटी रिपॉर्टरी से। शुरुआत में अगर बड़ी रिपॉर्टरी कर लेते हो, जिंदगी में कभी पूरी नहीं होती, तो क्या आप कभी भी डॉक्टर नहीं बनेंगे क्या? मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप शुरुआत कर सकते हो छोटी रिपॉर्टरी से। बहुत सारी रिपॉर्टरियों के बारे में ज्ञान हो जाए बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। हमारी नीड्स कितनी क्या है इस पर डिपेंड करता है। कितनी आपको भूख है, कितनी प्यास है, कितनी आपके अंदर फायर है, इसी से तय हो जाएगा कि आपको और आगे कितना जाना है। और मैंने आज तक किसी से अपना परिचय नहीं दिया है जिसने एक रिपॉर्टरी की मास्टरी कर ली और उसको कहीं दूसरी जगह जाना पड़ गया हो। समझ रहे हो ना मेरी बात को? कहीं जाना नहीं पड़ता है। रिपॉर्टरी ऐसी चीज है, वो इतना दे देती है आपको, कहीं कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो आप सबको रिपॉर्टरी का मास्टर होना है, और मास्टर होने के लिए बार 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 जाना पड़ेगा उस पर, रिसर्च माइंड से जाना पड़ेगा उस पर। अब रिसर्च माइंड क्या हो गया कि आपको जो भी रूब्रिक उसमें दिया गया हुआ है उसके डेप्थ में जाना है, उसको अंडरस्टैंड करना है। केवल उसका हिंदी वर्ड मीनिंग जानने से काफी नहीं होगा, वो क्या भाव लेके वहां दिया हुआ है उस भाव पे जाना होगा, क्या सेंस है उसका, और उसको सिमिलर जो वर्ड्स हैं, रूब्रिक्स हैं, उनसे कैसे डिफरेंशिएट करना है, वहां तक पहुंचना होगा। अगर हमने करेक्ट रूब्रिक नहीं चुना तो ऐसे भटक जाएंगे कि कभी भी सही दवाई आ ही नहीं सकती। सिंपलेस्ट एग्जांपल है, इंट्रोवर्ट एक रूब्रिक है, सीक्रेटिव भी एक है, रिजर्व्ड भी एक है, और टिमिड भी एक है। क्या लगता है इनमें समानता है? सब में एक ही दवाइयां हैं? नहीं, डिफरेंट मेडिसिन है। अपेरेंटली सिमिलर अपीयरिंग रूब्रिक्स के वर्ड मीनिंग में अंतर होता है, वो अंतर हमें जानना होता है, ठीक है। हालांकि केस टेकिंग और सिलेक्शन ऑफ रूब्रिक और ये अलग टॉपिक है, लेकिन यहां थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा क्योंकि मेरा टॉपिक ये था कि किस तरह से आप रिपॉर्टरी से अच्छे रिजल्ट लें। तो उसके लिए सही रूब्रिक का चुनाव बहुत जरूरी है, वर्ड मीनिंग का अच्छी तरह से आपको आना बहुत जरूरी है। सवाल ये उठता है कि जैसे कोल्ड हुआ तो अब इसमें से लें क्या? कोराइजा इवनिंग एग्रावेशन लें, वाटरी डिस्चार्ज लें, एक्सकोरिएटिंग डिस्चार्ज लें, कोराइजा विद स्नीजिंग लें, कोराइजा सीजनल लें, कोराइजा हे फीवर लें, कोराइजा समर लें, क्या लें? बताओ क्या लें जो कॉमन नहीं हो। एक आंसर ये आया, और मॉडलिटी लें, चलो। लेकिन मैं तो कह रहा हूं इनमें से सभी काम के हैं, कौन सा लेना है? पेशेंट आप ज्यादा स्पेसिफिक है कि मतलब सबसे ज्यादा वो बता रहा है हाईलाइटेड कि ये तो बहुत ही हमें +3 में मिल जाएगी। अगर बड़ी क्लास होती तो आपके लिए तालियां बजवा देता, ठीक है, बहुत अच्छा बताया आपने। जिस चीज को पेशेंट ने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है, मतलब उसके लिए इंपॉर्टेंस उस सिम्टम की ज्यादा है, उस तो क्या बोलेंगे उसको, उस चीज की ज्यादा है, उस कंडीशन की ज्यादा है। मैं रात को बहुत परेशान होता हूं तो रात एग्रावेशन लेना पड़ेगा। मैं तो छींकों से दुखी हो गया तो स्नीजिंग लेनी पड़ेगी, कोराइजा विद स्नीजिंग। तो क्या लेना है? जिस कंडीशन से पेशेंट सबसे ज्यादा ट्रबल फील कर रहा है, जिससे सबसे ज्यादा परेशान हो रहा है, उसको ले लो। कितना सिंपल है ये मैंने मेरा ही चुना हुआ है, मुझे नहीं पता कोई क्या बोलेगा इसके लिए। समझ रहे हो भाई? कौन सी बुक में क्या लिखा हुआ है, कोई मॉडलिटी बोलता है, कोई प्रोमिनेंट बोलता है, कोई कुछ बोलता है। मैं कह रहा हूं जो पेशेंट को सबसे ज्यादा ट्रबल दे रहा है वही प्रोमिनेंट है, उसी को उठा लो रिपोर्टाइज करने के लिए या कंप्लीट सिम्टम बनाने के लिए भी। तो मेरे पास जो क्लिनिक में आते हैं स्टूडेंट्स, वो जानते हैं, मैं पूछता हूं तुम्हें ये सब कुछ है, लेकिन सब में किस चीज से आप ज्यादा परेशान हो? कोई पेशेंट बोलेगा मैं तो
वीकनेस देखो ना, इतनी वीकनेस है मेरे को। रेपर्टरी से हम केस टेकिंग की तरफ जा रहे हैं, कहीं दूर ना चले जाएं, भड़क ना जाएं। मैं तो वीकनेस से परेशान हूं। जब पेशेंट ये बोल रहा है मेरे से तो उठा ही नहीं जा रहा, मैं तो ये ऐसा हो गया, तो हम वीकनेस को उठा लेंगे। तो हमें ऐसी मेडिसिन पेशेंट को नहीं देनी जो प्रोस्ट्रेशन को कवर ही नहीं कर रही है। ऐसा ही पेशेंट से हम जब पूछ रहे हैं तो हम पूछेंगे जी आप ये सब तो है पर इसमें ट्रबलसम क्या है? बोले जी कुछ भी होता रहे, मुझे तो कल काम पे जाना है, मेरा काम डिस्टर्ब हो रहा है। क्या क्या निकल के आ गया कि पेशेंट या तो वो डिलीजेंट है और या बिजनेस टॉक्स। बिजनेस टॉक तभी लिया जाता है जब बिना क्वेश्चन किए पेशेंट बोलेगा, आते बोलेगा मुझे जल्दी ठीक करो क्योंकि मुझे काम पे जाना है। तो मुझे काम पे जाना है, वो बिना क्वेश्चन किए बिना कुछ किए वो काम की बात कर रहा है, तब हमने ले लेना है कि ये बिजनेस टॉक्स है, तब ब्रेनी आ जाएगी। तो सही रिपर्टराइजेशन के लिए सही केस टेकिंग और सही रूब्रिक का जो सिलेक्शन है वो करना जरूरी है। इंपॉर्टेंस का तरीका मैंने आपको बता दिया कि ये है तरीका जिससे मैं इंपॉर्टेंस तय करता हूं। ना एम्बुलरेशन से मतलब, ना एग्रावेशन से मतलब, ना थर्स्ट से मतलब, ना थर्मल से मतलब। कोई बोलेगा सर्दी बड़ी लग रही है बस यही परेशानी है, तो हम उसको चिल्ली मेडिसिन जरूर देंगे। बोले इतनी, वो पेशेंट आके बोल देगा इतनी गर्मी में भी मुझे ये लगता है कि मैं उठ के ही सो जाऊं, बस ये जब से कंडीशन हुई है ना मेरे को तो पंखा ही नहीं अच्छा लग रहा, तो वहां हम चिल्ली मेडिसिन लेंगे। या माँ बोल रही है कि ये तो पानी नहीं पी रहा है बिल्कुल, मतलब ऐसे प्रोमिनेंट निकल के आ जाती है चीजें। तो कितनी आसान है केस टेकिंग। आपको स्मार्ट होना है ओनली, अपने एंटीना को खोल के रखना है ओनली, अपनी ऑब्जर्वेशन के जो तरीके हैं उनको अलर्ट मोड पे रखना है ओनली, और रिपर्टरी आपके सामने है, आप डालो, दवाइयां वहां तैयार रखी हुई है। तो आपको मेटेरिया मेडिका पे टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, जितना आपने पढ़ लिया वो सफिशिएंट है। आगे हम करेंगे मेटेरिया मेडिका की बातें भी करेंगे, मेडिसिन को अलग दृष्टिकोण से कैसे देखना समझना पड़ना है वो हम आपको बताएंगे। लेकिन फॉर नाउ रिपर्टरी के बिना अच्छे रिजल्ट्स नहीं हो सकते और रिपर्टरी से रिजल्ट लेना आसान है, बस हमें रिपर्टरी को मास्टर करना है। सर इसको बिजनेस वाला आपने बताया टॉक्स ऑफ बिजनेस, एंजाइटी लेंगे कि टॉक्स ऑफ बिजनेस लेंगे? एंजाइटी अगर एंजाइटी है तो एंजाइटी लो, एंजाइटी है तो एंजाइटी लो। एंजाइटी को पहचानना आना चाहिए आपको। कुछ भी आपने जैसे ही थोड़ा बहुत भी दाएं बाएं ले लिया ना मेडिसिन, तो मेडिसिन से दूर चले जाओगे ऐसे। एंजाइटी है तो एंजाइटी लो, टॉक है तो टॉक ही लो। बहुत विजिलेंट होना पड़ता है। आपको लगा नहीं मेरा आंसर भी तो डाइसी है? क्यों? आपने कहा कि दोबारा से करो, अपना स्टेटमेंट दो वापस से। बिजनेस टॉक अबाउट जो था, बिजनेस टॉक्स लें या एंजाइटी अबाउट बिजनेस लें, जो हो वो लेना है। अब क्या है वो आपकी परसेप्शन पे डिपेंड करता है। तो इज इट ओनली टॉक और इज दिस एन एंजाइटी? दिस इज योर पावर टू डिस्क्रिमिनेट, योर परसेप्शन टू डिस्क्रिमिनेट। और ये एक दिन में आ जाएगी ऐसा नहीं है। ये एक बार आप गलती करोगे, दो बार गलती करोगे, तीसरी बार नहीं करोगे, ये पक्का है। तो आपको एंजाइटी का भी तो पता होना चाहिए एंजाइटी होती क्या है और टॉक किसको कहते हैं। वही तो एक एक वर्ड जो आपको सिंपल लगने वाले वर्ड्स है ना जी, उनका भी आपको वर्ड मीनिंग देखना है। सिंपल अपीयर होने वाले वर्ड्स का भी वर्ड मीनिंग देखना है। आपको लगता है ना ये तो मुझे मालूम है, उसका भी देखो, नया निकल के आएगा। ठीक है, मैं बहुत बार एग्जांपल देता हूं कि पेशेंट तो आके सिंपली बोल देगा कि ये पेशेंट जो है ना रात को इसको खांसी बहुत आती है। आपको यही रुकना नहीं है, प्रोब करना है। अब रात का मतलब पेशेंट ने कह दिया कि कफिंग नाइट ड्यूरिंग नहीं ले लोगे, आपको देखना है। अब नाइट किसको कहते हैं कि क्या सन सेट होते ही खांसी शुरू हो गई? आपका सवाल सीधा सीधा ये होगा पहला। तो क्या सन सेट होते ही खांसी शुरू हो जाती है? रात तो हुई ना। पेशेंट कहेगा नहीं, जब ये सोता है तब। तो क्या बेड पे चला गया और जब तक नींद नहीं आई तब तक खांसी नहीं आएगी? इसका सोना मतलब स्लीप। वो कहेगा नहीं ऐसा नहीं है, जैसे लेटेगा तो भी खांसी आ जाएगी।
तो हम कहेंगे कि अगर ये दिन में लेट जाए तो बोले हाँ इसको लेटते ही खांसी आती है, सोने तो पाता ही नहीं है ये। अब देखो पेशेंट ने क्या बोला था, निकला क्या? अब कफ लाइंग एग्रावेट या लाइंग ड्यूरिंग, अब कितना क्लियर हो गया। अब देखो दवाई ना काम करेगा। ड्राई और वेट कफ में बड़ा कंफ्यूजन रहता है, कभी तो कफ आता है कभी नहीं आता। मत लो इस रूब्रिक को भाई। पेशेंट बोले कभी कफ आता ही नहीं है तब ड्राई कफ है वो, और या बोले कि जब भी खांसता हूं भर भर के कफ आता है, कभी है ही नहीं बिना उसके, तब कफ लूज लेना पड़ेगा। तो इसलिए राइट अप्रोच जरूरी है, राइट रूब्रिक सिलेक्शन जरूरी है। ओनली देन यू विल एबल टू गेट द गुड रिजल्ट्स फ्रॉम रिपर्टरी एंड वी विल स्टार्ट फ्रॉम बोरिक रिपर्टरी। आज अगर टाइम हुआ दूसरे टॉपिक के बाद में तो हम स्टोमक का पढ़ना शुरू करेंगे। मैं बताऊंगा कि कैसे पढ़ना है, सारी रिपर्टरी पढ़ाई नहीं जा सकती, लेकिन मैं आपको बता दूंगा कि देखो ऐसे पढ़ना है ये। तो मेरी प्रेफरेंस आपके लिए बोरिक रिपर्टरी की है, बोरिक पे जाओ। माइंड मत करो, पहले पर्टिकुलर कर लो, बॉडी को बाकी देख लो। आपको स्टोमक लगता है, एब्डोमेन लगता है, फेस लगता है, जो लगता है वो कर लो, आई लगती है, ईयर लगता है, जो मर्जी कर लो। मैं समझता हूं कि हम एग्जाम्पल के रूप में स्टोमक को लेने वाले हैं, तो हम शुरू करेंगे स्टोमक ऑफ बोरिक रिपर्टरी। फॉर नाउ ये रिपर्टरी की क्लास को अपन खत्म करते हैं और नेक्स्ट हम बात करेंगे पाइल्स के ऊपर।